हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस इसके एमसीक्यूज़ करेंगे। बाकी चैप्टर्स के एमसीक्यूज़ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें। सो लेट्स स्टार्ट। ऑलराइट, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, द वर्क डन इन प्लेसिंग अ चार्ज ऑफ दिस मच। तो चार्ज यहाँ पर गिवन है ऑन अ कंडेंसर यानी कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी दिस। एक कैपेसिटर है और उस कैपेसिटर को चार्ज दिया गया है। तो क्वेश्चन ये है कि कितना वर्क डन हुआ है उसे ये चार्ज देने में। क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो चार्ज गिवन है 8 × 10⁻⁻18 कूलम। कैपेसिटेंस गिवन है इस कैपेसिटर का 100 माइक्रोफैरड, माइक्रो मीन्स 10⁻⁻6। तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है ½ Q² / C। ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम वर्क डन फाइंड करने के लिए। Q है 8 × 10⁻⁻18 इसका स्क्वायर अपॉन और C है, ठीक है। अब ये हो जाएगा 64/2 × 10⁻⁻36 और ये -4 हो जाएगा, ऊपर जाके +4 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 32 × 10⁻⁻32 जूल। ऑप्शन C करेक्ट है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, अ 3 नैनोकूलम चार्ज इज इनिशियली एट डिस्टेंस दिस फ्रॉम दिस चार्ज। एक दूसरा चार्ज है फिक्स्ड एट ओरिजिन। तो हमें बताना है अच्छा, अब इस चार्ज को मूव किया गया है न्यू पोजीशन में, तो इस प्रोसेस में वर्क डन क्या होगा, ये क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे ये है ओरिजिन जहाँ पे एक चार्ज है एंड ये है 5 नैनोकूलम, यानी यहाँ पे 5 × 10⁻⁻9 कूलम का एक चार्ज है और इसको मैं क्यों ले रहा हूँ। दूसरा जो चार्ज है वो पहले तो यहाँ पर है और ये है 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस, R1 डिस्टेंस। इसको ऑफ कोर्स कन्वर्ट करेंगे मीटर में, तो 10 × 10⁻⁻2 मीटर। और बाद में इसको यहाँ पे लेके हम चले गए हैं, तो ये ये डिस्टेंस है R2 विच इज़ 15 सेंटीमीटर, दैट इज़ 15 × 10⁻⁻2 मीटर R2 डिस्टेंस पे, ठीक है ना। R2 आप समझ गए होंगे, यहाँ से लेके और यहाँ तक पूरी ये R2 डिस्टेंस है, यहाँ से ये R2 ये है इस तरह से। और जिस चार्ज को लेके गए हैं उसको मैं नाम दे रहा हूँ Q0 का। ओके, पहले यहाँ पे था, अब वो यहाँ पे चला गया है एंड दैट इज़ 3 नैनोकूलम, 3 × 10⁻⁻9 कूलम। सब समझ आ गया कि यहाँ से इसको हम लेके गए यहाँ पे, यानी पहले A पे था और अब B पे लेके चले गए हैं। इस प्रोसेस में वर्क डन क्या होगा ये बताना है। तो वर्क डन सिंपली हम जिस फॉर्मूले से, देखो इसको करने के दो तरीके हैं कि हम यहाँ पे A पे पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करें, B पे पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करें, उसके बाद चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालें, और फिर बिकॉज वर्क डन इज़ नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो भी आंसर आ जाएगा। लेकिन इसका जो सिंपल तरीका है वो ये है कि वर्क डन इज़ Q0 × चेंज इन पोटेंशियल, यानी पोटेंशियल डिफरेंस ये है। और पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब ये है कि V2 - V1, ठीक है, सब समझ आ रहा है। V2 जो है यहाँ पे B पोजीशन पे, ठीक है ना, 2 1 की जगह पे मैं B और A लिख देता हूँ, आपको ज़्यादा समझ आएगा। अब पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल इस चार्ज की वजह से है A एंड B पे, तो 1/4πε0 है ना, और Q/R ये फॉर्मूला होता है, Q/R2। और अगर मैं R1 पे बात करूं तो ये है 4πε0 Q/R1। इज़ इट फाइन? हम कॉमन ले लेंगे तो Q0 Q/4πε0 और अंदर बचा 1/R2 - 1/R1। बस अब इसे हमने सॉल्व करना है, वैल्यूज़ पुट करनी है। तो ये हो जाएगा 5 × 10⁻⁻9
3 टाइम्स 10⁻⁹ और साथ में 9 इंटू 10 पावर, ये जो होता है ना 1/4πε0 उसकी वैल्यू। फिर है 1/R2 दैट इज़ 15 इंटू 10⁻⁻2, R1 10 इंटू 10⁻⁻2 ये है। और ये हो जाएगा 5 × 15 135 इंटू 10⁻⁹ क्योंकि ये तो कट गया, और 10⁻⁻2 भी बाहर ले लो, ऊपर चला जाएगा वो, तो 10⁻2 हो जाएगा। और फिर 1/15 1/10 बचा, LCM 30 2 - 3, तो ये हो जाएगा -1/30, और इससे डिवाइड करेंगे तो ये 30 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 4.5 आ जाएगा। ऑफ कोर्स माइनस साइन आएगा बिकॉज ऊपर आप देख रहे हैं, इंटू 10⁻⁻7 जूल। ये है आंसर, ऑप्शन सी करेक्ट है। ओके, नेगेटिव पॉजिटिव का एक और मैं आपको तरीका बताता हूँ, नेगेटिव पॉजिटिव का पता करने का। एक बात आप याद रखना कि जब भी आपको कोई चीज़, जब आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़े वर्क डन पॉजिटिव होता है, और जब आपको एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है तो वर्क डन नेगेटिव होता है। कैसे? ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, और आप दूर लेकर जा रहे हैं। पॉजिटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज को दूर लेकर जाने में क्या मेहनत लगती है? वो तो ऑलरेडी रिपल्शन है, ऑलरेडी वो दूर जा रहा है, तो उसमें आप जब दूर लेके जाते हैं तो वर्क डन नेगेटिव होता है। लेकिन यहीं इसी केस में अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा पॉजिटिव चार्ज उसके पास आता है, तो अब वो तो बिकॉज नेचुरल कोर्स में वो रिपेल करेंगे एक दूसरे को, आपको मेहनत करनी पड़ेगी अंदर लेके जाने के लिए। इस केस में वर्क डन पॉजिटिव होता है। तो आप ये ध्यान रखना, जहाँ पे आपको एफर्ट करना पड़ता है वहाँ पे वर्क डन पॉजिटिव होता है, जहाँ पे आपको एफर्ट नहीं करना पड़ता है वो नेचुरली उस डायरेक्शन में जा रहा होता है नेचुरल कोर्स में, तो वहाँ पे वर्क डन नेगेटिव होता है। ये सिंपल कॉन्सेप्ट याद रखना, साइन की मिस्टेक फिर कभी नहीं होगी आपसे। क्वेश्चन नंबर 3 है, 4 आइडेंटिकल पार्टिकल्स ईच ऑफ मास m एंड चार्ज q आर केप्ट एट द 4 कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर ऑफ लेंथ l। तो एक स्क्वायर है और इसके 4 कॉर्नर्स पे चार्जेस रखे हैं, तो ये यहाँ पे भी चार्ज है q, ओके, और जो साइड ऑफ दिस स्क्वायर इज l। अब क्वेश्चन ये है कि इनको छोड़ दिया जाता है। देखो अभी तो इनको टाइटली बाइंड कर रखा है क्योंकि सबका पॉजिटिव चार्ज है, तो सब यहाँ से बाहर निकलने को तैयार हैं क्योंकि उनमें रिपल्सिव फोर्स है। तो जैसे ही हम उनको फ्री कर देंगे, मान लो कि हमने उनको बांध रखा है और छोड़ देंगे, तो ऑब्वियसली वो बाहर निकलेंगे यहाँ से, और बाहर निकलेंगे तो उनमें उनकी एक वेलोसिटी होगी। क्वेश्चन ये है कि फाइनल वेलोसिटी क्या होगी इन पार्टिकल्स की। तो हमें क्या करना है, देखो इनमें वेलोसिटी कैसा है, ऑब्वियसली अभी इनमें पोटेंशियल एनर्जी है, वो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में। तो जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा वही काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा, यानी पोटेंशियल एनर्जी में जो लॉस होगा वो गेन इन काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, आप समझ सकते हैं। तो हमें ये देखना है कि पोटेंशियल एनर्जी पहले कितनी थी, बाद में कितनी हुई, और काइनेटिक एनर्जी बाद में कितनी थी, बाद में कितनी हुई और पहले कितनी थी। तो बेसिकली दोनों का डिफरेंस यहाँ पे इक्वल होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली कितनी थी, तो इनिशियली देखो दो पार्टिकल्स, दो चार्जेस के बीच का पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/4πε0, इसको मैं इन शॉर्ट के लिख रहा हूँ, Q1 Q2 अपॉन R, ये है फॉर्मूला। इस फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे एक सिस्टम है, तो ये सिस्टम में देखो इस चार्ज और इस चार्ज की बात करेंगे तो इसमें भी आपस में पोटेंशियल एनर्जी है, ऐसे ही इसकी और इसकी बात करेंगे इनमें भी है, ऐसे ही इसमें और इसमें है, ऐसे आप समझ रहे हैं ना। और साथ ही जो इनके डायगोनल्स हैं ऐसे भी इनमें पोटेंशियल एनर्जी है और ऐसे में, यानी हर एक पार्टिकल, हर एक पेयर जो होगा उनका आपस में पोटेंशियल एनर्जी है। सबको हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या है, 4 तो हैं साइड्स, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो जो
साइड्स में है, यानी अगर मैं इसकी और इसकी बात करूं तो ये होगा k इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन एल। और ऐसे ही 4 हैं टोटल, आप देख सकते हैं, 1 2 पेयर, तीसरा पेयर, चौथा पेयर ये है, तो 4 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन साथ में इसमें डायगोनल्स भी हैं, तो डायगोनल का अगर मैं इस सिस्टम का लूँ, है ना, यानी यहाँ पे डायगोनल्स में मैं इसके और इसके बीच जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मैं ले रहा हूँ इसका, इस पेयर का। तो यहाँ पे अगेन के Q1 Q2 यानी क्यू स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस उनके बीच की। तो अगर साइड L है तो डायगोनल L√2 होगा, या √2L लिख दो, तो ये हो जाएगा √2L। और ऐसे ही 2 हैं, दूसरा भी डायगोनल है, तो ये, तो बेसिकली ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो गई है। यहाँ हम कॉमन लेंगे के क्यू स्क्वायर अपॉन एल, अंदर बचेगा यहाँ 4 + 2/√2। देखो 2/√2 होता है 1, 2/√2 होता है √2, है ना, आप समझ सकते हैं। तो मैं ये लिख देता हूँ इस तरह से, क्लियर। और भी अगर सिंप्लीफाई करके लिखना है तो ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन एल, ये 1.4 होता है, 1.414, इन शॉर्ट 1.4 ले लो, तो ये हो जाएगा 5.4। समझ आ गया यहाँ तक। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी की हम बात करें अगर, तो ये 0 होगी। अगर वो एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हैं तो उनमें पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। तो यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो UI माइनस UF, सो दैट विल बी जस्ट दिस के क्यू स्क्वायर अपॉन एल इंटू 5.4। यहाँ तक सब समझ आ गया। अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी इनिशियली तो 0 है ना, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की अगर मैं बात करूँ तो 0 है, क्योंकि ये तो अभी तक तो मूव नहीं कर रहे हैं, इनिशियल 0 है। जैसे उनको फ्री कर दिया तो फिर वो मूव करना शुरू कर रहे हैं, वो एक्सेलरेट होंगे और उनमें फाइनल जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगी, तो वो हम हाफ मास उनका m है, क्वेश्चन में गिवन है, और वेलोसिटी हम v लिख लेते हैं जो हमें फाइंड करना है, v²। और बिकॉज हमारे पास 4 पार्टिकल्स है तो 4 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 2mv²। तो अगर हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो k फाइनल माइनस k इनिशियल, ये हो जाएगा सिंपली 2mv²। अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो क्या होगा, ये होगा 2mv² इक्वल्स टू k क्यू स्क्वायर अपॉन एल टाइम्स 5.4। 2 से ये कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा 2.7 और m नीचे चला जाएगा, v² इक्वल्स टू k क्यू स्क्वायर अपॉन m टाइम्स l इंटू 2.7, ये हो चुका है। और यहाँ से अगर हम ये स्क्वायर हटाएंगे तो ये पावर हाफ यहाँ आ जाएगी, ये है। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, आई होप ये सोल्यूशन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, इक्विपोटेंशियल्स एट अ लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम अ कलेक्शन ऑफ चार्जेस हुज टोटल सम इज़ नॉट 0। तो कुछ चार्जेस हैं, कुछ माइनस प्लस जो भी है, बट टोटल सम उनका 0 नहीं है। इनसे लार्ज डिस्टेंस पे जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी वो किस तरह की होगी, इनमें से ऑप्शन है। तो सिंपल है, लार्ज डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो ये इसको हम पॉइंट सोर्स ले सकते हैं, ये पॉइंट चार्ज हम ले सकते हैं अगर हम लार्ज डिस्टेंस की बात करते हैं, ठीक है। तो और जब हमारे पास एक पॉइंट चार्ज होता है तो इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है, स्फेरिकल होती है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, 4 चार्जेस -q + q + q आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड दिस। तो ये स्क्वायर है, साइड 12 है, इसके कॉर्नर्स पे 4 चार्जेस प्लेस करके आप देख सकते हैं। और जो ए है जो कि इस साइड के मिड पॉइंट पे एक पॉइंट है, इस पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। ऑलराइट, नो प्रॉब्लम, हो जाएगा। अब ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हर एक चार्ज की वजह से होगा, सबको हम प्लस करेंगे। मतलब जो ए पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो
चारों चार्जेस की वजह से लिखते हैं। तो अगर मैं इसकी वजह से बात करूं तो हमें फॉर्मूला क्या होता है, देखो फॉर्मूला 1/4πε0 Q/r ये है। अब डिस्टेंस अगर साइड 2l है तो ये l, ये l, तो ये अपॉन l हो जाएगा। अगर मैं इसके हिसाब से देखूं, इसकी वजह से ड्यू टू दिस चार्ज, सो दिस विल बी 4πε0 Q/l, सेम होगा, है ना। तो यहाँ पे ये तो हो गया है। अब इसकी बात करते हैं, तो इसके लिए जो डिस्टेंस होगा हम ये देखेंगे, और ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा, ये 2l है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके सिंपली ये हो जाएगा। और इसी तरह से ये भी डिस्टेंस है, ठीक है, √5l, और दोनों नेगेटिव चार्जेस हैं। और टोटल जब हम पोटेंशियल फाइंड करते हैं तो टोटल पोटेंशियल एक स्केलर सम होता है, मींस हमें साइन चार्जेस के लेने होते हैं। तो -Q/√5l, और इसी तरह से लास्ट -Q/√5l। तो यहाँ पे कॉमन है 1/4πε0 Q/l, अंदर ये 1 यहाँ बचा, 1 यहाँ बचा, और -1/√5 ये है, -1/√5 ये है। तो ये हो जाएगा 1/4πε0 Q/l 2 - 2/√5। 2 कॉमन लेंगे हम, तो ये हो जाएगा 1/4πε0 2Q/l 1 - 1/√5। ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ वेरिएबल कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ 200 वोल्ट बैटरी। इफ इट्स कैपेसिटेंस इज चेंज्ड फ्रॉम दिस टू दिस, देन द डिक्रीज इन एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर इज दिस। द वैल्यू ऑफ एक्स इज, देखो कैपेसिटर की एनर्जी होती है व्हेन कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल इज गिवन, तो ½ CV²। अब इसमें क्या चेंज हो रहा है, कैपेसिटेंस चेंज हो रहा है। तो जब कैपेसिटेंस C1 था, पोटेंशियल एनर्जी U1, और दूसरा केस जब ये C2 तो एनर्जी V2, ठीक है। तो जो डिफरेंस है, अब ये डिक्रीज़ है, तो पहले ज़्यादा थी बाद में कम हुई, तो इस तरह से हम लिख लेते हैं, और यहाँ भी हम इस तरह से लिखेंगे। तो आप समझ सकते हैं हमारे पास ये सिचुएशन आ जाएगी। अब ये डिक्रीज़ गिवन है क्वेश्चन में, ये डिफरेंस गिवन है, तो ये वैल्यूज हम पुट करते हैं। क्वेश्चन में ये सीधा डिफरेंस गिवन है कि इतना डिक्रीज़ इन एनर्जी हुआ है, दैट इज़ 2 × 10⁻², हाफ C1 - C2। तो C1 जो है पहले इतना था 2 माइक्रोफैरड यानी, और अब हो चुका है x माइक्रोफैरड यानी x × 10⁻⁻6, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई के साइन थोड़ा अजीब लग रहे हैं यहाँ पे, ये है। और V², V है 200, तो 200²। तो सिंपली वैल्यूज़ हमने पुट किया है, कोई फैंसी स्टफ नहीं है। यहाँ पे ये हम बाहर ले सकते हैं, तो 2 × 10⁻², ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा, स्क्वायर है तो 2 बार लिख दिया मैंने, और यहाँ पे 2 - x और 10⁻⁻6 ये आ गया है बाहर। तो 2 से ये कैंसिल हुआ, 100 और ये हो गया है 10⁻⁻6, और और यहाँ है 2 - x, इससे कैंसिल हुआ, ये 1 आ गया है, तो 1 = 2 - x, और x हो गया है 2 - 1 यानी 1। तो x 1 है। अब ये अलग बात है, उन्होंने माइक्रोफैरड में पूरा कैपेसिटेंस ही लिख रखा है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है।
है ना। तो क्वेश्चन में ओरिजिनल जो जो क्वेश्चन है उसमें माइक्रो नहीं होना चाहिए था, अगर यहाँ पर उनको माइक्रोफैरेड भी लिखना था तो टेक्निकली अगर देखें तो इसका 1 आंसर है, बट पूरे अगर कैपेसिटेंस की बात करें तो बाद में कैपेसिटेंस इतना हो जाता है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, सिंपल कैलकुलेशन है। क्वेश्चन नंबर 7 है, अ हॉलो मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज चार्ज सच दैट द पोटेंशियल ऑन इट्स सरफेस बिकम्स दिस। तो सेंटर पे क्या पोटेंशियल होगा, देखो यह एक मेटालिक स्फीयर, हॉलो स्फीयर लिखा है, बट अगर ये हॉलो स्फीयर नहीं भी होता और ये एक सॉलिड स्फीयर होता, मेटल स्फीयर, इसमें क्या होता है, थ्रू आउट पूरे इनसाइड में एट एवरी पॉइंट, अगर रेडियस इसका r है तो द पोटेंशियल इज 1/4πε0 Q/r, और ये थ्रू आउट होता है, ये सेंटर से लेके सरफेस तक हर जगह होता है। तो बेसिकली इसका आंसर ए है, 80। तो अगर सरफेस पे 80 है तो यहाँ पे भी 80 होगा, यहाँ पे भी 80, सेंटर पे भी 80 वोल्ट। इज इट फाइन? क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। ओके, पहला ऑप्शन है, ध्यान रखना हमें नॉट ट्रू बताना है। फॉर अ पॉइंट चार्ज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वेरीज एज दिस। एक्चुअली ये ट्रू है, करेक्ट ऑप्शन नहीं है, आई मीन टू से हमें तो नॉट ट्रू बताना है। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है फॉर अ पॉइंट चार्ज 1/4πε0 Q/r। तो क्लियरली यू कैन सी दैट ये वेरी करता है 1/r के हिसाब से। ऑप्शन बी, फॉर अ डाइपोल पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन द पोजिशन वेक्टर एंड डाइपोल मोमेंट वेक्टर। बिल्कुल ये भी ट्रू है, बिकॉज पोटेंशियल डाइपोल के लिए होता है 1/4πε0, ये डाइपोल मोमेंट वेक्टर है, डॉट पोजिशन वेक्टर अपॉन r²। ये फॉर्मूला आप देख सकते हैं, दोनों पे डिपेंड करता है, तो ये भी ट्रू है। द इलेक्ट्रिक डाइपोल पोटेंशियल वेरीज एज 1/r एट लार्ज डिस्टेंस। इट इज़ नॉट ट्रू। क्यों नॉट ट्रू है? बिकॉज फॉर्मूला आप ये देखो, एक्चुअली v वेरी करता है 1/r² के हिसाब से। तो ये नॉट ट्रू है और ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है, मीन्स आंसर में आप ये ऑप्शन लिखेंगे। डी की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q/r²। तो ये भी 1/r² से वेरी करता है, तो ये ऑप्शन भी ट्रू है। नॉट ट्रू केवल सी वाला है। क्लियर? और क्वेश्चन नंबर 9 भी क्वेश्चन नंबर 8 से रिलेटेड है। द पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल वेरीज विद डिस्टेंस आर एज। तो पोटेंशियल वेरी करता है ऑफ कोर्स इसके हिसाब से, जैसे कि मैंने आपको फॉर्मूला बताया था डाइपोल का पोटेंशियल का 1/4πε0 P/r²। ये सिंपल फॉर्मूला है, वेक्टर फॉर्म में अगर हमें लिखना है, आई मीन बिकॉज डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी पोजीशन वेक्टर के साथ में, तो ये है, बट ये वेरी करता है r² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज नॉट ट्रू फॉर इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम लाइंस ड्रॉ करें तो ये एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे होंगी, सेम डायरेक्शन में होंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये हैं, ओके, इक्वल यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो पहला ऑप्शन है, और ध्यान रखना हमें यहाँ पर अगेन नॉट ट्रू बताना है। इक्विपोटेंशियल सरफेस इज फ्लैट। इक्विपोटेंशियल सरफेस फ्लैट होती है, एक्चुअली ये ट्रू है। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ये फ्लैट होती हैं बिकॉज जो फील्ड लाइंस हैं ये परपेंडिकुलरली बाहर निकलती हैं। तो फील्ड लाइंस स्ट्रेट लाइन में हैं, एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंसेस पे हैं, तो यहाँ पे इनके परपेंडिकुलर ये हम बनाएंगे एक सरफेस और ये इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी। तो इसमें जो ऑप्शन ए है वो एक्चुअली ये ट्रू है, तो हमारा ऑप्शन ये नहीं है, हमें तो बताना है नॉट ट्रू। टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन क्रॉस ईच अदर, ये भी ट्रू नहीं है। दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे क्रॉस नहीं कर सकती हैं। तो अगर दो सरफेसेस इक्विपोटेंशियल्स हैं इस तरह से होंगी एक दूसरे के, तो हमें तो यही बताना है नॉट ट्रू ना। ऑप्शन बी करेक्ट है क्योंकि ये नॉट ट्रू है।
पहला ट्रू है, दूसरा नॉट ट्रू, तीसरा इलेक्ट्रिक लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, दिस इज ट्रू बिकॉज ये सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर ये लाइन्स होती हैं, तो ये ट्रू है। एंड वर्क डन ज़ीरो होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, दैट इज़ ऑल्सो ट्रू बिकॉज वर्क डन होता है चार्ज टाइम्स डेल्टा वी। अब डेल्टा वी ही ज़ीरो है, क्यों डेल्टा वी ज़ीरो है? बिकॉज पोटेंशियल तो एक जैसा है इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, तो यहाँ से हम यहाँ पे एक चार्ज को लेके जाएंगे, तो बिकॉज कोई पोटेंशियल में चेंज नहीं है इसलिए वर्क डन ज़ीरो होगा, तो ये भी ट्रू है। हेंस आवर ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 है द कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज प्रोपोर्शनल टू, वेल इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। क्यों डी करेक्ट है? बिकॉज कैपेसिटेंस एक स्फेयर का कैपेसिटेंस होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स आर, तो दैट्स वाई ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। अगेन इफ़ यू आर इंटरेस्टेड कि ये क्यों हुआ है ये ऐसा, तो आपको पता होगा कि पोटेंशियल ऑफ ये जो इसका एक स्फेयर है, चार्ज स्फेयर ऑफ रेडियस आर, इसका पोटेंशियल क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर, है ना। आई होप यू आर फेमिलियर विद दिस फॉर्मूला। और कैपेसिटेंस होता है क्यू अपॉन वी, तो ये हो जाएगा क्यू अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू से क्यू कैंसिल, और हमारे पास आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स आर, हेंस ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 है ए एंड बी के बीच हमें इफेक्टिव कैपेसिटेंस फाइंड करना है, तो क्या होगा? देखो C1 C2 दोनों 20 हैं और ये दोनों 10 हैं, तो पहले C1 एंड C2 ये हैं सीरीज़ में, और सीरीज़ में कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है 1/C करके, तो 1/ मैं इसको C डैश ले रहा हूँ C1 एंड C2 के लिए, या एक काम करते हैं मैं C1 एंड C2 के लिए 1/2 लिख देता हूँ, ये हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 एंड 1/20 प्लस 1/20 2/20, ये हो जाएगा 1/10, तो C12 का कंबाइंड हो जाएगा 10 माइक्रोफैरड। अब 3 एंड 4 का ये दोनों भी सीरीज़ में है, तो इनका भी इसी तरह से होगा। सीरीज़ में हम कैपेसिटेंस को ऐसे जोड़ते हैं 1/10 प्लस 1/10 2/10 हो जाएगा, जो 1/5 बन जाएगा, और 3 एंड 4 का कंबाइंड हो जाएगा 5 माइक्रोफैरड। और जब आप इनका ऐसे में देखें, यानी इसका और इसका, तो ये पैरेलल में है और पैरेलल में ये प्लस हो जाते हैं सीधे, तो टोटल कैपेसिटेंस C12 प्लस C34 ये हो जाएगा 10 प्लस 5 मीन्स 15 माइक्रोफैरड। ऑप्शन बी इज करेक्ट। व्हाट इज द इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट्स एक्स एंड वाई? हमें यहाँ पर इफेक्टिव कैपेसिटेंस फाइंड करना है, तो ऐसे में देखने से बड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, बट हम इसको दूसरे तरह से बना देते हैं, तो ये होगा, तो इसको हम इस तरह से बना सकते हैं, ये x है, ये y, और अब आप पॉइंट्स देखो, ठीक है, ये a पॉइंट है और ये यहाँ पे ये D पॉइंट है, x और y एंड D एक साथ हैं, और ये x और a एक साथ इस तरह से हैं। अच्छा, अब यहाँ पर a एंड c के बीच में, a ये c पॉइंट ले लेते हैं, a और c के बीच में है 8 माइक्रोफैरड, और a एंड b के बीच में ये b पॉइंट ले लेते हैं, तो a एंड b के बीच में है 8 माइक्रोफैरड, b एंड d के बीच में भी 8 माइक्रोफैरड है, और c एंड d के बीच में नो c एंड d इधर है, c d किधर है, c d ये है, ये भी 8 माइक्रोफैरड है, एंड b एंड c के बीच में 10 माइक्रोफैरड है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब ये बैलेंस्ड है, यहाँ पे अगर आप देखो रेशियो, तो 8/8 8/8 ये बैलेंस्ड है, तो बैलेंस्ड होने की वजह से बीच वाला हो जाएगा नलीफाई, इसका कोई यूज़ नहीं है, समझो कि यहाँ पे है ही नहीं, समझो कि यहाँ पे जो बीच वाला है वो है ही नहीं। अब इसका इस तरह से करना है, तो 8 और 8 ये दोनों हैं सीरीज़ में, तो सीरीज़ में क्या होता है, तो मैं उसको C1 नाम देता हूँ, तो 1/C1 हो जाएगा 1/8 प्लस 1/8 2/8 1/4, C1 आ जाएगा 4 माइक्रोफैरड,
और जो इधर वाला है ACD वाला, इसको मैं C2 नाम दे रहा हूँ, और वो भी सेम इसी प्रोसेस से C2 भी आ जाएगा 4 माइक्रोफैरड। और अब बिकॉज अब ये पैरेलल में हो गए हैं तो C1 प्लस C2 पैरेलल में सीधे ऐड हो जाते हैं, तो 4 + 4 मीन्स 8 माइक्रोफैरड, और ऑप्शन ए करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से करेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C हैज़ चार्ज Q एंड स्टोर्ड एनर्जी इज W। इफ़ द चार्ज इज इंक्रीज टू 2Q द स्टोर्ड एनर्जी क्या हो जाएगी? तो पहले केस में जो एनर्जी है, केस 1, W इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है ½ Q² C। तो ये है पहले केस में। बाद में जो न्यू एनर्जी है, मैं इसको W' नाम दे रहा हूँ, W', हाफ चार्ज इज़ 2Q, तो ये हो जाएगा अपॉन C। कैपेसिटेंस सेम है, ये है 4Q² C। 4 हम बाहर लेंगे और ये हो जाएगा ½ Q² C, और ये हो जाएगा 4 टाइम्स, क्योंकि ½ Q² C क्या है? W है। यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, ये 4 टाइम्स W हो जाएगा। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है। यहाँ पे आप ये अरेंजमेंट देख सकते हैं। हमें यहाँ पे इस अरेंजमेंट का कैपेसिटेंस फाइंड करना है। एक दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है जिससे आप आराम से ये समझ जाएंगे, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। पहली बात तो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जब हमारे पास होता है, इसका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है ε0 A/D। और अगर इसमें एक कोई मीडियम है विद डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, तो हो जाता है K टाइम्स ε0 A/D। ये है बेसिक फॉर्मूले इनके। अब ये अरेंजमेंट किस तरह से है? तो यहाँ पे ये जो अरेंजमेंट है ये इस तरह से, अगर हम यहाँ पे इसको स्प्लिट कर दें तो बेसिकली ये ऐसा हो जाएगा। एक ये है, एक कैपेसिटर ये है, और एक सिंगल कैपेसिटर इस तरफ है ना। ये 3 कैपेसिटर यहाँ पे बन रहे हैं, और ये इस तरह से ये अरेंजमेंट है। ठीक है, तो ये ले लेते हैं C1, C2, C3, यानी ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। तो इस तरह से है ये। अब अगर हम C1 की बात करें तो C1 जो है उसके अंदर एयर है, कोई डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं है, तो ये हो जाएगा ε0, बट एरिया ऑफ प्लेट A/2 है, और ये हो जाएगा अपॉन D, यानी ε0 A/, और ध्यान रखना D नहीं आएगा, ये D/2 आएगा, है ना, क्योंकि ये जो विड्थ है यहाँ पे ये D/2 है। तो सिंपली ये हो गया है। C2 आप देखिए, C2 में डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट अंदर है तो K आएगा, ε0 आएगा, A/2 आएगा और D/2 आएगा। तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, K ε0 A/D। फिर C3 है। C3 में इसमें K है, ε0 है, एरिया ऑफ प्लेट ये है, और जो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इस बार ये D है ये, तो ये हो जाएगा K ε0 A/2D। क्लियर हो गया। अब आप C1 C2 देखें, ये सीरीज़ में है, और सीरीज़ में क्या हम करते हैं, तो 1 2 का जो कंबाइंड है वो हो जाएगा 1/C1 + 1/C2, यानी इसको हम पलटेंगे तो ये हो जाएगा D/ε0 A प्लस D/K ε0 A, और यहाँ पे कॉमन आ जाएगा D/ε0 A, और अगर एलसीएम लेंगे तो K + 1/K आ जाएगा। ठीक है, तो सीधा लिख देते हैं K + 1/K, इस तरह से। तो C12 क्या होगा, ये पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा ε0 A टाइम्स K, तो K को पहले लिख देते हैं
एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी के प्लस 1, ये हो गया है। अच्छा, C3 हमारे पास ये है। तो अब आप इस कॉम्बिनेशन को और C3 को देखो तो ये आपस में पैरेलल में है। तो पैरेलल में होने की वजह से क्या होगा, ये टोटल जो कंबाइंड कैपेसिटेंस होगा वो सीधे प्लस हो जाएगा। तो ये है के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी के प्लस 1, ओके। और अगर हम बात करें यहाँ पे C3 की, तो ये है के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन 2D। सॉल्व करते हैं इसे। के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी कॉमन है, अंदर बचेगा यहाँ तो है 1 अपॉन के प्लस 1 और यहाँ है 1 अपॉन 2। तो के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी और ये हो जाएगा 2 प्लस के प्लस 1 अपॉन 2 टाइम्स के प्लस 1। तो ये हो जाएगा के टाइम्स के प्लस 3 इंटू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन 2 के प्लस 1 भी नीचे है और साथ में डी है। ये हमारा आंसर आ चुका है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। इस तरह से ये क्वेश्चन होगा। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे और आपके एग्ज़ाम में आपको इन क्वेश्चन से, इस वीडियो से हेल्प मिलेगी। अदर चैप्टर्स के वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में इन वीडियोस को ज़रूर शेयर करें और इस चैनल को ग्रो करने में मेरी हेल्प करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।